चलो लाइट चलने पर बंद हो जाएगा। दिवाली के बाद नई क्लास, और इस नई क्लास में नया चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर को चाहे तो हम शॉर्ट पढ़ सकते हैं या लॉन्ग पढ़ सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप आवाज़ वगैरह चेक कर लो, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। या यदि आप उसे लॉन्ग पढ़ना चाहते हो तो भी गहराई है, उस गहराई के लिए 2 कदम आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद को सोचना पड़ेगा, ये चीज़ें और पढ़ के रखें तो हमारे लिए भी आसान लगेगा कि पढ़ा सकते हैं हम। लेकिन अगर आप शॉर्ट में भी पढ़ के अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो ला सकते हो, पर सवाल यहीं पर आता है कि अगर आप शॉर्ट में अच्छे नंबर ला रहे हो तो आपको तो अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, पर आप अचीव क्या कर रहे हो। दूसरी बात ये होता है कि एक टीचर के लिए क्या करना चाहिए। एक टीचर के लिए करना चाहिए कि आपको ऐसे टॉपिक समझा दे ताकि वो अदर चीज़ों को पढ़ सके, इसकी गहराइयों को पढ़ सके। ये नहीं होता है कि पूरी चीज़ों को सिखाते रहे, पढ़ाते रहे, वो उसका पूरा टाइम उसी में चला जाए और आपका भी टाइम चला जाए। तो ये एक सही सिस्टम होता है। अगर वही आदतें अगर आपका पूरा पढ़ाई में रहा कि एक एक चीज़ों को टीचर पढ़ा रहे तब पढ़ेंगे, तो फिर कॉलेज में नहीं पढ़ पाएंगे, कॉलेज में बेहतर रिजल्ट नहीं ला पाएंगे आप। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आप जितना हो सके गहराई को समझें, पढ़ें, आपको समझाया गया उन बातों को ध्यान रखें। आज की क्लास इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, रासायनिक ऊष्मागतिकी। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। पहले तो ये जानो कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है रासायनिक, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं संबंधित बातें हैं, यानी किसी दो पदार्थ को आपस में मिलाते कोई नया पदार्थ बन जाता है, रासायनिक क्रिया है। तो रासायनिक क्रिया और भौतिकी क्रिया में क्या अंतर है, मतलब इस पेन को मैं इधर से इधर कर दिया, भौतिक क्रिया सीधा सा मतलब है। मतलब जो भी घटनाएं होती 2 प्रकार की होती हैं। मैंने इसको तोड़ दिया, काट दिया, फूट दिया, जो भी कर दिया, ये हमारे लिए एक कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। चाहूँ तो उसको पिघला करके वापस ये बना सकता हूँ। भौतिक क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। रासायनिक क्रियाएं क्या, इसको जला दिया, अब बना के दिखाओ वापस पेन, पॉसिबल नहीं है, वो प्लास्टिक ही नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, और बड़ा डिफरेंस कुछ नहीं होता, ठीक है। कि रासायनिक क्रिया में ये प्लास्टिक जो था अब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में परिवर्तित हो चुका है, और जितनी एनर्जी थी वो बाहर निकल चुका है ऊष्मा के रूप में। फिर मुझे प्लास्टिक बनाने के लिए वो सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे प्लास्टिक बनता है, तो ये बहुत आसान नहीं होगा, बहुत टफ होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्मागतिकी क्या संबंध है। अभी मैंने कहा इस प्लास्टिक का रासायनिक क्रिया कराता हूँ, ऑक्सीजन से क्रिया कराता हूँ यानी जलाता हूँ, तो ये काफ़ी ऊष्मा देती है, गर्मी देती है, मतलब इसमें एनर्जी है। अब एक आदमी कहता है कि पानी से मैं गाड़ी चलाता हूँ, इम्पॉसिबल। पानी से दिया जलाता हूँ, अभी दिवाली में मैंने देखा एक जगह पे बेच रहा था, ये पानी से दिया जलती है साहब, वो पानी से नहीं जलती है दिया, याद रखना। उसके अंदर एक बैटरी लगी होगी छोटी वाली, ठीक है। उस बैटरी में रासायनिक क्रिया होता है तब होता है। तो पानी में इतनी एनर्जी है कि पानी में वो एनर्जी है ही नहीं कि जिससे क्या चल सके, दिया जल सके। पानी लोवेस्ट रूप होता है एनर्जी का, समझ रहे हैं। तो वो पानी करता क्या है, शुद्ध पानी डाल के देखिए उसके ऊपर, कभी नहीं होने वाली। वो करता ये है कि 2 टर्मिनल जो ओपन रहते हैं ना, उसके बीच में वो कंडक्टिविटी ओपन कर देता है, यानी चालक बन जाता है। चाहे तो आप बिल्कुल कुछ मत करें, जो 2 टर्मिनल दिख रहे होते हैं ना, उसके बीच में आप एक तार जोड़ दो, वायर जोड़ दो, अपने आप चल जाएगा, ठीक है। या दोनों को ऐसे निकालो, खींचो वायर को, ऐसे जोड़ दो, जल जाएगी, पानी वानी डालने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ ये है कि ये उन लोगों के लिए सब बातें हैं जो लोग शायद शायद कभी साइंस को जानते ही नहीं है क्या होता है, ठीक है। और उनके लिए है, उनके लिए नहीं है वो चीज़ें जिसमें आप बोले कि गाड़ी पानी से चल जाती है। पानी से गाड़ी नहीं चलती, पानी से गाड़ी चल नहीं चलती है। उसमें वो कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड में पानी डालते हैं तो वो बनता है एसिटिलीन गैस। एक्चुअली एसिटिलीन गैस से चलती हो गैस गाड़ियाँ। तो वो ज़माना यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किन से हम
ऊर्जा ले सकते हैं, किन से नहीं ले सकते हैं, किन से कोई चीज़ अभी कोई घटना हो सकती, कब नहीं हो सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं रासायनिक ऊष्मागतिकी। यानी रासायनिक ऊष्मागतिकी का मतलब हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं या ऊष्मा में परिवर्तन कर रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात कहते हैं कि ये प्लास्टिक ही है, प्लास्टिक को अगर ऑक्सीजन के साथ रख दूं तो क्या रिएक्शन हो जाएगा, क्या ये जलने लगेगा? बिल्कुल नहीं। इसको एक खास टेम्परेचर देने के बाद ही वो आगे की प्रक्रियाओं को बढ़ाएगा। वो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ आती है बातें समझ में। फिलहाल तो हम समझें रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्या? रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्मा में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो दो शब्द जरूरी है, एक रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा ऊर्जा परिवर्तन। हम बात करेंगे, अगला है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? जब यहाँ ऊर्जा परिवर्तन की बात की तो ऊर्जा वाली बात आई, तो रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंदर किसका अध्ययन करेंगे? ऊर्जा का अध्ययन करेंगे, एनर्जी का अध्ययन करेंगे। ऊर्जा, आप इतना ही जानते हो, कोई आदमी मर गया, इसका क्या मतलब होता? ऊर्जा समाप्त। उसका तुम कुछ भी बोल लीजिए, उठेगा नहीं। टीवी चल रही है, ऊर्जा देना बंद करो। कोई ऐसा चीज नहीं है जो बिना ऊर्जा का चलता हो। अब बताओ मुझे, कोई चलने वाली चीज है जिसमें होने वाली घटनाएं हैं वो बिना ऊर्जा का होता है? इसमें कोई एनर्जी नहीं है। ये लो रख दीजिए, वहीं पे बैठा रहेगा जन्म जन्मांतर तक तो यहीं पे बैठा रहेगा, ये जहाँ पे रख दूंगा मैं। ये घड़ी, आपको पता है इसके अंदर बैटरी है, चल रही है, सेल है, सेल खत्म हुआ, एनर्जी खत्म हुई, काम करना बंद, है ना? तो जो भी चलने वाली चीज़ है जिसमें मोशंस होते हैं, क्रियाएं होती हैं, जो घटनाएं होती रहती हैं कुछ ना कुछ, उसमें ऊर्जा है उसे चलाने के लिए। जिसमें पानी है, पानी बह रही है, ये तब तक बहती रहेगी जब तक उसकी ऊर्जा अधिक है। जैसे उसकी ऊर्जा कम हो गई, खत्म हो गई, वो पानी बहना रुक जाएगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा। तो अब बोले सर ये चेयर में एनर्जी है। अगर अभी देखा जाए तो दो तरह की एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं। ऊर्जा एक होता है गतिज और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा किसे कहेंगे? किसी वस्तु में या किसी तंत्र में उसके कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ब्रह्मांड में दो ही चीजें तो होती हैं, एक तो होता है पदार्थ, दूसरा होता है ऊर्जा, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़े थे ना, ऊर्जा और पदार्थ। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता, सीधा सा लाइन है। ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता। ये दो प्रकार की होती है। एक होता है गतिज ऊर्जा, यानी कि गति से संबंधित है, ठीक है? जैसे ये हमने इस पेन को ढुला दिया, वो चल रहा है, तब तक एनर्जी उसमें गतिज ऊर्जा है, तब तक वो ढुलता रहेगा, है ना? दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, उसके स्थिति संबंधित होती है, स्थिरता संबंधित। जैसे पानी है, पानी को, एक बाल्टी पानी है जो जमीन में रखा हुआ है यहाँ पे, एक बाल्टी पानी को मैंने छत में रख दिया। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में ये फर्क है कि इस पानी की तुलना में उस पानी की स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि अगर मैं इस पानी को लुढ़का दूं तो वहीं पर रह जाएगा, गिर जाएगा नीचे, है ना? या लेकिन ऊपर बाल्टी का पानी को लुढ़का दूं वहां से, तो सीधा वहां से यहां तक नीचे गिरेगा। तो हम ये नीचे के बाल्टी के पानी में का संबंध एक मोटर से कर दें, एक जनरेटर से कर दें, एक टरबाइन से कर दें, तो ये टरबाइन को चला करके बिजली नहीं बना सकता। वो ऊपर में उपस्थित पानी ही आपकी बिजली बना के दे सकता है, ठीक है? वो पानी गिरते रहेगा और वो टरबाइन को घुमाते रहेगा और बिजली बन सकती है। तो एनर्जी किसकी अधिक हुई? उसके ऊपर वाले की। नीचे वाले पानी को बोले कभी कि भैया मैं तेरे को लुढ़काता हूं, तू ऊपर छत में जाके चढ़ जा, वो कभी नहीं चढ़ने वाला। उसको छत में चढ़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अब ये ऊर्जा कैसे आएगा? या तो मोटर के द्वारा चढ़ा दे, पंप के द्वारा, या हम बाल्टी को उठा करके वहां तक चढ़ाएं तो एनर्जी तो लगेगी, हाय रे थक गया, लगा। या फिर सूरज की रोशनी पड़ती है उसके ऊपर, वो भाप में परिवर्तित होता है और ऊपर की ओर उड़ता है। तो सूरज बहुत काम करते हैं। एक तो पेड़ पौधों को ऊर्जा देता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है,
भोजन का निर्माण होता है, लकड़ी का निर्माण होता है, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है जिससे हम लकड़ी से यानी पेड़ पौधे से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो सूरज की ऊर्जा पेड़ पौधों ने ग्रहण किया, उससे हम तक आई। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे, अब ये बोले सर लकड़ी भी लकड़ी के रूप में, लकड़ी जलाते तो ऊर्जा मिलती नहीं, गर्मी मिलती नहीं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीका हुआ। दूसरा ये हुआ पानी पे पड़ता है, पानी ऊपराइज होता है, ऊपर चढ़ जाता है, पहाड़ों पर गिरता है, वहाँ से गिरते गिरते आता है, तो ऊपरी स्थिति में जो पानी है वो निचली स्थिति के पानी के साथ टरबाइन चला करके बिजली बिल प्राप्त कर लेते हैं। नीचे वाला पानी से ऊपर से नहीं चढ़, बांध में ऐसा नहीं करते, नहर से जाने वाले पानी जो है वो क्या बोलते हैं, बांध में चढ़ गया और उसे हम देखो बिजली बन रही है। अगर बांध में चढ़ाना है तो मोटर चलाना पड़ेगा, अब मोटर को बिजली देना पड़ेगा, पंप को बिजली देना पड़ेगा, तो बिजली खींच करके उस पर चढ़ाएगा। तो सर ऐसा नहीं कर सकते क्या, उधर पानी गिराते हैं तो यहाँ पे गिरेगा और इधर के पानी को फिर पंप से चढ़ा देंगे, जो एक्स्ट्रा बिजली रहेगी ले आएंगे। बेटा उल्टा कभी नहीं हो सकता ये काम। ऊर्जा जो रिलीज हो जाती है ना, वो वापस जितना ऊपर के पानी को नीचे गिराने में जो टरबाइन से ऊर्जा मिलेगा विद्युत, उतनी ही विद्युत से आप टरबाइन या मोटर पंप चला करके वहां नहीं डाल सकते। ऐसा क्यों, बताएंगे आपको इसी क्लास के अंदर। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल। तो ये पूरा चैप्टर जो है बड़े मजेदार है, जितना सुनोगे, जितना सुनना चाहोगे उतना सुनने के लिए है। पानी नहीं लाइए यार अभी तक। स्थितिज ऊर्जा ये किससे संबंधित है, गति से संबंधित है, और ये स्थिरता संबंधित है। ठीक है, चले ऊर्जा की इकाई। ऊर्जा की मूल रूप से दो इकाइयां हैं, वैसे देखा जाए तो जूल, कैलोरी, अर्ग और दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो हम सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे जो ऐसा इकाई है, इंटरनेशनल इकाई है, वो है हमारा जूल। और जो प्रचलित इकाई है, लोग अक्सर बोलते हैं यार इतनी कैलोरी ऊर्जा है, तो इसको प्रचलित इकाइयाँ बोलते हैं, ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ एनर्जी, कैलोरी। याद रखेंगे दो प्रकार की इकाई होती है, ये इकाई याद रखना है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल होता है। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। इसका मतलब है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 इंटू 10⁻⁷ अर्ग होता है। तो आप इतना ही याद रखिए, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। दो इकाइयां, तो मैंने 3 इकाई यहां पर बता दी है। कुछ मूल पद एवं अवधारणाएं, कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। ऊष्मागतिकी, जब भी किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो तो उसके टर्मिनोलॉजी को जानना जरूरी है। टर्मिनोलॉजी का मतलब ये हुआ कि यार जिन शब्दों का उपयोग इस चैप्टर के अंदर होगा वो तो जानना जरूरी है। जैसे अगर आप पेंटिंग करने जा रहे हो सीखने, तो आप ये तो जानना पड़ेगा ब्रश किसे कहते हैं, चीजल ब्रश किसे कहते हैं, बोर्ड ब्रश किसे कहते हैं, थिन ब्रश किसे कहते हैं, जानना तो पड़ेगा। अब ये नहीं कि टीचर ने समझा रहे सिखा रहे हैं तो बोले उन्होंने कहा कि बोल्ड ब्रश का यूज़ कीजिए, किसको बोलते हैं भाई, सैंड वाले से नहीं पूछ सकते आप, है ना, फटाफट आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर चीज़ की उसके साथ टर्मिनोलॉजी जानने के बाद आपको ब्रश के आपको पता है इस चीज़ को ड्रॉ करने के लिए इस तरह की ब्रश की जरूरत पड़ेगी, इस तरह करने के लिए इस तरह सब चीज़ की जरूरत है। बोलो, ज़िंदगी में जीने के लिए रंगों के बारे में पता होना चाहिए कि मैं लाल रंग का शर्ट लेने वाला हूँ, पीले रंग का लेने वाला हूँ, नीले रंग का लेने वाला हूँ, और उस लाल रंग में जितने वेराइटी वो भी पता होनी चाहिए, नीले में क्या वेराइटी वो भी पता होना चाहिए। अगर आप बेचने वाले हो तो, दुकान खोलने वाले हो तो, बात समझ आ रही है। और तो किसी भी काम को करने के लिए उसके टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इस विज्ञान को पढ़ने के लिए ये शब्दावली आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, चलिए शब्दावली क्या, कौन कौन शब्दावली का उपयोग करेंगे। चलिए पहला शब्द हमारे पास आता है निकाय। ठीक है, निकाय, उसे हम तंत्र भी कह देते हैं। एक टीचर निकाय कह रहा है, एक तंत्र कह रहा है और तीसरा सिस्टम कह रहा है, कुछ भी कह सकता है वो। ठीक है, अलग अलग भाषा में बोल रहा है।
इसी तरह दूसरा शब्द होता है परिवेश। शब्द जानिए, बात है क्या होता है बाद में बात करते हैं। परिवेश कहते हैं, पारिपार्श्विक कहते हैं, सराउंडिंग्स कहते हैं। तो ये कुछ शब्दावली का उपयोग करते हैं। वैसे बहुत सारे शब्दावली हैं, इसके पीछे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, एनर्जी है, ठीक है, एंड इंटरनल एनर्जी है, ये सब हम टाइम टू टाइम जानेंगे। सिस्टम, ऊष्मागतिकी अध्ययन कर रहे हो, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में बात कर दें, जिस चीज़ का स्टडी करते हैं उसको हम कई तरह से नाम ले लेते हैं। कई जगह बोलते हैं सब्जेक्ट है, कई लोग बोलते हैं सिस्टम है। जैसे इसमें हॉस्पिटल में जाओगे तो जो उनके लिए जो सिस्टम होता है वो होता है पेशेंट। वो पेशेंट के पास जाइए, है ना। मर गया तो बॉडी के पास जाइए, ठीक है। जिंदा है तब तक तो इंसान है, नहीं तो बॉडी है ना। तो जब तक एनर्जी थी, जब तक उसकी मशीनें काम कर रहे थे, तब तक वो इंसान है, अन्यथा बॉडी। बड़ा गंदा लगता है सुन करके, पर हकीकत तो यही है। चलिए, वैसे ही हम जिस चीज़ का स्टडी करते हैं इस विज्ञान के अंतर्गत, ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए, ऊष्मागतिकी अध्ययन समझ में आया, ऊर्जा और निकाय, सॉरी क्या बोला, ऊर्जा और रासायनिक अभिक्रिया के बीच में संबंध। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही तो कितनी ऊर्जा रिलीज हो रही है, कितना ऊर्जा ले रहा है, या कोई ऊर्जा देते हैं तो कितनी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी के अंतर्गत। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया और उसमें होने वाली ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, इसे हम कहेंगे रासायनिक ऊष्मागतिकी। कोई भी पूछे तो बेटा देखो, जितने शांत रहते हो ना उतना ही तुम्हारी ज़िंदगी के लिए घातक है, ठीक है। जैसे लड़कियों के पास होता है ऑप्शन, रोज़ आ रहे हैं एक लड़के देखने आपको, कल की डेट में शादी के टाइम पे आया, आप बड़ा खुश हो, गलती से शर्मा गए, आप बोले नहीं, है ना, और पल्ले पड़ गए एक ऐसा लड़का जो तुमको पसंद ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे होता है ना, जब शर्मा गए या फिर कुछ नहीं बताया तो लोग बोलते लड़की शर्मा गई, इसका मतलब हाँ, है ना। लड़का नहीं कुछ बोला तो इसका मतलब हाँ, इसलिए बोलना ज़रूरी है। और ज़्यादा पसंद आया तो चलो घूम के आते हैं, डेटिंग वेटिंग हो जाए, ऐसे बात करते हैं, है ना। पूछ लेते हैं तुम्हारे बारे में जानकारी चाहिए। तो कल अब आए, पापा बैठे हैं इधर बैठे हैं, तो लड़का कुछ बोला, ठीक, मैं हाँ है बेटा, एकदम आप बोल सकते मैं अचानक नहीं बता सकती। अब ऐसे मैं ऐसे अचानक थोड़ी बता दूंगी आपके बेटे में इतनी खासियत है, हाँ ऐसे भी नहीं बोल सकते, बोलना है इस लिहाज से बोलना है, ठीक है। तो इनको भी सोचने का मौका दीजिए, है ना, ऐसे बात होता है। तो बोलना है आपको, ये नहीं कि मजाक है वो, है ना। पहले बच्चा दूध का मतलब वो क्या दूध का दांत टूटा नहीं है, बच्चे की शादी हो जाती थी, पता है आपको। जब बड़ा हुआ तो उसको शौक लगता था, मेरी बीवी है ना। कई लड़के घर से भाग जाते थे, ठीक है। कई लड़कियां छोड़ देती थी, घर ही छोड़ देती थी, ये मेरे खतरे में पड़ गया था भाई, मेरे बाप के कितने कमीने हैं, मेरे को घर ही में नहीं रखना चाहते थे, होता है। अब वो माँ बाप अपने शौक के लिए बच्चों की शादी कर दिए थे, नहीं अब उनकी शौक है ना, अब इधर ये बच्चों की क्या शौक है क्या पता, ठीक है। और वैसे में बड़े फायदे होते थे, लड़कियों को पढ़ाना नहीं पड़ता था, तो हमारे घर के थोड़ी उसके घर की है, पढ़ाया हो जाए। अब ऐसा है कि अब लड़की हमारी है, तो सोचो थोड़ा सा लाइफ में कुछ चीज़ों को सोचना है। तो मैंने यहाँ पर जो कहा है कि जो भी चीज़ें आप सोचें सिस्टम से सोचें, तो सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये सिस्टम हमें क्या चीज़ कहें, मतलब जिसको हम चुनते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसको मान लीजिए मैंने इसके प्लास्टिक का उपयोग करना शुरू किया, मतलब इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें एनर्जी कितनी एनर्जी होती है, क्या मैं इसे कार चला सकता हूँ, क्या मैं इसे खाना बना सकता हूँ। हाँ, प्लास्टिक मिल जाए अच्छे से तो खाना बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं ना, नहीं बना सकते, बना सकते हैं भाई, गर्म करके। तो ऊर्जा ही चाहिए, तो हीटिंग ही चाहिए, तो बना सकते हैं ना। प्लास्टिक, आजकल लकड़ियाँ भी प्लास्टिक की आती हैं, हमारे घर में प्लास्टिक से खाना बनता है, क्या बुराई है। हाँ, ये है कि अगर सही सिस्टम से वो आपके चूल्हे काम कर रहे हैं तो बढ़िया है, गलत सिस्टम से काम कर रहे, धुआं ही धुआं दे रहा है तो खतरनाक है, ठीक है। ये भी हो जाएगा कुछ समय बाद। ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि लकड़ियाँ कोई नहीं जलाएंगे, हम प्लास्टिक दे रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक को प्रकृति में मिलाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है,
तो जो प्लास्टिक रद्दी आती है, जैसे अपन यहाँ फटाका फोड़े तो पूरा देखो बाहर है ना, कोई काम करने वाली आई नहीं है 2-3 दिन से, तो वैसे पड़ा हुआ है किसको पड़ा हुआ है कि उसको उठाए, तो ऐसा ही भी होता है। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिस चीज़ में कितनी ऊर्जा है, किसी परिवर्तन में कितनी ऊर्जा का परिवर्तन होता है, इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। जिस वस्तु को, उस वस्तु को हम कहेंगे निकाय, यानी ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए जिस पदार्थ या वस्तु का चुनाव किया जाता है हम उसे निकाय कहेंगे। ठीक है, अब ये चूना वो पान में लगाने वाला नहीं है, ठीक है, चुनाव है यानी सिलेक्शन है। जिस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, निकाय कहेंगे। निकाय को हम 2 प्रकारों से बांटते हैं। एक है वो कितने अणुओं से बना हुआ है, और एक है कि उसके प्रकार कौन से हैं। तो निकाय को 2 तरह से बांट, तो पहला प्रकार मैं आपको बता दूं, उसमें अणुओं के आधार पर हम बांटेंगे। फिलहाल उसके बाद मैं बात करूंगा। देखो, निकाय अगर कम अणु, मतलब 1-2 अणु, परमाणु, आयन ऐसे बात करते हैं तो ये होता है माइक्रो सिस्टम। लेकिन जिसमें बहुत सारे अणु हैं, जैसे प्लास्टिक की बात कर रहा हूं, तो ये मैक्रो सिस्टम में आएगा। ठीक है, तो मैक्रो सिस्टम का ही अध्ययन किया जाता है यहाँ पे। तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं क्या चीज, निकाय। दूसरी बात है सराउंडिंग्स। मैंने क्या कहा, ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुनते हैं उसे हम निकाय कहते हैं। लेकिन उस निकाय को छोड़ करके जो भी चीजें होंगी वो सराउंडिंग होगा। जैसे मैं इस प्लास्टिक का अध्ययन करूंगा ऊष्मागतिकी अध्ययन में कि 1 ग्राम प्लास्टिक है, कितनी एनर्जी देती है, या जो भी हो, इस परिवर्तन से क्या एनर्जी देगी, उस परिवर्तन से क्या एनर्जी देगी, तब मेरे लिए प्लास्टिक अभी निकाय है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं, जैसे ये वातावरण है, मैं हूं, है ना, मेरी सांस लेना है, हर चीज प्रभावित करेगा इसको। यहाँ का टेम्परेचर प्रभावित करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा प्रभावित करेगा, तो ये सब कहलाएगा सराउंडिंग्स। मतलब निकाय को छोड़ करके जो शेष भाग होता है उसे हम सराउंडिंग कहेंगे। तो ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है निकाय होता है। उसके बाद जो भी बच गया उसे हम सराउंडिंग्स कहेंगे। ठीक है, या परिवेश कहेंगे। निकाय के प्रकार, निकाय के प्रकार को हम कुछ इस तरह से 3 प्रकारों में बांट सकते हैं, खुला तंत्र, बंद तंत्र और विलगित तंत्र, 3 प्रकारों में। ठीक है, अब इनको एक एक करके अध्ययन करते हैं। खुला तंत्र, ऐसा निकाय, अब सिंपल सा एक सोचो, पानी को मैं निकाय मान लेता हूं, चलो ठीक है, पानी को निकाय मान लेता हूं। ए यार, कुछ लोग मेहमान आते बहुत गंदे टाइप की आवाज करते हैं, बंद कर दरवाजा। मैं थोड़ा सा अजीब टाइप का इंसान हूं। मैं किसी के घर में जाऊंगा तो ज़्यादा शोर शराबा जिनके घर में हो रहा होगा ना, ये पक जाता है मेरा एकदम तुरंत। या मेरे घर में कोई ऐसे शोर शराबा वाले आ जाता है ना, तो मेरी हालत खराब हो जाती है। बोल तो सकता नहीं, तुम्हारे सामने भड़ास निकाल रहा हूँ, तो तुम्हारे थ्रू उनको बोल रहा हूँ। अगर वीडियो एक आध दिन देख लें तो कम से कम चुप रहें, देख भी लेंगे, बोले हम थोड़े थे, वो तो दूसरा था, आया था वो। और इनके बात इतने खत्म होते ही नहीं है भाई, और ऐसे चिल्ला चिल्ला के बताते, बता इसको रहे, सुना उसको रहे, और ऐसे सुनाते हैं। मेरे घर में कोई आया था, बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करता था, वो तो तुम ही हो समझ रहे हो, तो वो कहानी है। अब ऐसा नहीं बोलूंगा चुप ही रहो, बात करो, काम की बात करो, लेकिन नेतागिरी थोड़ी कर रहे हैं कि वो चुनाव में वोट देना है या लेना है नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, ऐसे बोलते ही हैं वो लोग, कान फट जाता है मेरा। हाँ चलो, हाँ मैं पढ़ाता हूँ तो मैं चिल्लाता हूँ क्योंकि मेरी ज़रूरत है ना, आपकी ज़रूरत है वो। चलिए, मैं बात कर रहा था खुला तंत्र। पानी है, पानी जानते हो, मम, मैं मम बोलता था। फिर उसके बाद थोड़ा सा मम, मैं छोटा था तो 2 चीज़ें बोलता था, ऊ एंड मम। मम बोलता था और ऊ बोलता था। ऊ मतलब पानी, मम बोलता था मतलब पानी। मैं भी बच्चा था,
अगर ऐसा कुछ होता कि तो आप लोग गोदी में, अरे विक्रम सर कब पढ़ाओगे, कब उठोगे, उठ जा, है ना, नहीं नहीं पढ़ूंगा आज मैं बच्चा हूँ, ऐसा ऐसा भी हो सकता तो बड़ा अच्छा था। रिवर्सिबल नहीं हो सकता ना, हम लोग इरिवर्सिबल है। अधिकांश रासायनिक क्रियाएं इरिवर्सिबल होती हैं, ठीक है। और हर किसी को लालच आता है कि वो रिवर्सिबल हो जाए। नहीं, कभी मन करता है कि यार अचानक बुढ़ा हो जाए, करता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आपकी मर्जी से। हमें लगता है हम इंसान बन के कि हम स्पेशल हैं, समझ रहे हो, लेकिन अगर हकीकत में जाए ना तो हम स्पेशल है ही नहीं, समझ रहे हो। हम वो पानी की वो बूंद की तरह हैं जो बारिश से गिरती तो है, उस टाइम तक हमारे लिए, उसको जब देखते रहेंगे तो स्पेशल है, पानी में जैसे आते घुल जाता है, जिंदगी में ऐसे आता घुल जाता है। जैसे अभी देख रहे हो तो आप स्पेशल हो, मैं स्पेशल हूँ। मेला में जाओ तो पता चलता है कि मैं स्पेशल हूँ, कोई और 5 जने को मार रहे हैं, आपको भी मार दिया, हमको क्यों मारे, चल भाई तू कौन और मैं कौन, है ना, ऐसे होता है ना। तो वही कहानी, हम डिजॉल्व हो जाते हैं सब जगह पर। चलो ठीक है, तो फिलहाल हम किसी एक आदमी के बारे में बात करते हैं, तो वो निकाय है। पानी के बारे में बात करें, पानी स्पेशल ले लिया पानी। अब पानी किस जगह पे है, पानी को एक बोतल में भरे, ढक्कन बंद कर दिया टाइटली, पहले हम बात करते हैं खुला है, बोतल में भरे या ऐसे रख दिया ओपन, मतलब एक ही है। वो पानी मेरे लिए खुला तंत्र है, चाहे पानी को चाहे जैसा भी रखूं, ओपन रख दूं। अब ओपन किस में रखोगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी पात्र में रखोगे ना, है ना, कितनी मात्रा। नहीं तो बिना पात्र का तो पानी बोलता है मैं तो चला समंदर में मिलने, दुनिया में मिलने, तो वो ऐसी कहानी उसकी। तो वो खुले पात्र में रखा हुआ जो पानी है, चाहे कटोरी में रखो, चाहे गिलास में रखो, या बोतल का ढक्कन ना लगाओ, तो वो पानी कैसा हो गया, खुला तंत्र कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जब उसमें ढक्कन ही नहीं लगाया हो तो वातावरण का पानी, वातावरण के जो भी पदार्थ उसमें आके घुल रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड या दुनिया भर की चीज़ें घुल भी सकते हैं, उसकी जो गर्मी है इसमें भी आ सकती है, या इसकी गर्मी है उसमें जा सकते हो, यहाँ का पानी उसमें भी जा सकता है, कुछ बूंदे जा सकती है, वेपराइज। तो पदार्थ और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान होता है, ऐसे तंत्र को कहा जाता है निकाय। पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों का विनिमय होता है। अब जल की जगह तुम्हारी मर्जी, कॉफी ले लो, पानी ले, कोई भी चीज लो ना यार, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि ये लोगे, हम तो निकाय बोले, हमारे लिए तो निकाय का मतलब क्या है वो बता रहे हैं ना। तो ये निकाय कैसा है, खुला निकाय है जल, ठीक है, ये कैसा है, खुला निकाय। अब गर्मी थोड़ी लगी यार हमें, बैटरी खत्म हो गया इसका। खुला निकाय ये जल, क्यों, क्योंकि ये परिपार्श्विक के साथ, अपने वातावरण के साथ ये पदार्थ का आदान प्रदान करता है और ऊष्मा का, कहीं से भी कर सकता है, ऊर्जा या ऊष्मा का आदान प्रदान करता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, खुला निकाय। मैंने कहा बॉटल नहीं है ना, बॉटल एक सिर्फ व्यवस्था है, बॉटल एक व्यवस्था है निकाय और सराउंडिंग को सेपरेट रखने का, बाकी ये निकाय नहीं होता। निकाय से पानी है, निकाय किसी एक चीज़ हो सकती है, 50 चीज़ें नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। हाँ, सराउंडिंग कई चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। ये तो खुला निकाय हो गया, ढक्कन बंद कर दिया भाई साहब, बंद निकाय हो गया। और जहाँ ढक्कन बंद हुआ तो क्या हुआ, केवल किसका हुआ, ऊष्मा का, ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ, पदार्थ का नहीं, पदार्थ तो जितना है उतना ही है। तो
लीजिए, ढक्कन बंद कर दिया मैंने। जल है, ये कैसा बंधनिका हो गया? क्योंकि पदार्थ का आदान प्रदान तो कर ही नहीं सकता है ना, बोलो कर सकता है? नहीं ना। लेकिन ऊष्मा का तो आदान प्रदान कर सकता है। अगर गर्मी का दिन है तो पानी गर्म होने लगेगा, तो गर्मी से बाहर से सराउंडिंग से ऊष्मा इसको आया। ठंडी का दिन है तो पानी ठंडा हो जाएगा, होता है ना ठंडा पानी, क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊष्मा सराउंडिंग से चला गया। तो यही काम होता है। ऊष्मा, हमेशा याद रखना एक चीज, दो वस्तु है मेरे पास, एक गर्म है और एक ठंडा है। ये गर्म है। अब गर्मी तो दिखती नहीं है, कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है ना। ये देखो, दो ठो लोहा है भाई, मैंने जानबूझ के रखा है ना, दो लोहा यहाँ पे रखा हुआ है। अगर तुमने ठंडा को पकड़ लिया तो 2 लाख दूंगा, है ना। सीधा वहाँ से आना है और पकड़ना है, दौड़ के आना, खप से पकड़ना है ना। तो अगर ठंडे को पकड़ लिया तो 2 लाख दूंगा। अगर गर्म को पकड़ लिया तो तुम्हारा हाथ भी जलेगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा। अब सोचो, कर लोगे? फंस गए ना? नहीं फंसोगे? बोले सर वो लाल लाल गर्म रहना चाहिए। नहीं, वो हमारी मर्जी, जितना गर्म रखेंगे तुम्हारा हाथ जलना चाहिए उतनी गर्म रखेंगे। पॉसिबल है? नहीं ना, नहीं पहचान सकते, नहीं। इसलिए कई बार तवे को छू डालते हो, कभी कढ़ाई छू डालते हो, कभी सब्जी को छू उठाते, अरे अच्छी लग रही है यो। नहीं तो फिर आइए आइए ये जला दिया वाली कहानी हो जाएगी फिर, है ना। है ना। तो वही किस्सा है ना, उठा के उसके ऊपर रख देता तवे के ऊपर, है नहीं, तो वो वाला हो जाता है। तो हमेशा ऊष्मा जो है बेटा, ऊष्मा जो है किस में ट्रांसफर होता है, याद रखना, गर्म से ठंडा की ओर। ठीक है, ऊष्मा किधर ट्रांसफर होता है? गर्म से ठंडा। लेकिन ठंडे से गर्म की ओर करने हैं तो हमें देखो इतनी सारी बिजली खर्चे करना पड़ रहा है। ठीक है, गर्म से ठंडे की ओर अगर ट्रांसफर करना है तो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे अंदर बाहर बहुत बस ठंडी है, यहाँ की गर्मी को बाहर निकालना है, कुछ मत करो, खिड़की खोल दो या बढ़िया से वो लगा दो, क्या बोलते हैं, लोहे या स्टील का प्लेट लगा दो अपने रूम में, तो अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर ठंडी से गर्म की ओर प्रभावित करना, ये मान लो रूम ठंडा है, ठीक है, और फिर और ज़्यादा ठंडा रखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमें बाहरी ताकत लगाने पड़ेंगे। जैसे हमने बिजली से एसी चला रहे हैं तो और ज़्यादा ठंडा कर रहे हैं। फिलहाल हमेशा ऊष्मा किधर बहती है? गर्म से ठंडा की। तो वातावरण अगर गर्म हो जाए तो गर्मी इधर अंदर आ जाएगी, पानी भी गर्म होने लगेगा। वातावरण ठंडा हो जाए तो यहाँ की ऊष्मा बाहर निकल जाएगा। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ये संबंधित है, ठीक है। विलगित, विलगित मतलब अलग कर देना, आइसोलेट कर देना, यानी उस तंत्र को सराउंड से पूरी तरह आइसोलेट कर देना, अलग कर देना। सिर्फ पदार्थ को आदान प्रदान को नहीं रोकना है, उसके ऊष्मा के आदान प्रदान को भी रोकना है। तो क्या करेंगे? कभी आपने ऐसा किया है कि पॉलीथीन के अंदर अपना हाथ डाल दिए हो? हाँ, कैसा लगता है? थोड़ी देर पसीना आ जाता है ना, गर्मी लगती है ना, इतने में पसीना इतना में नहीं है। अब ऐसा क्यों? वातावरण के साथ संबंध रहता है। पॉलीथीन क्या होता है, एक हल्का सा कुछ अलग का काम करता है। सो वो क्या करेगा, इसलिए हमारे जो कपड़े होते हैं ना, कपड़े हमारा कैसा होता है, पोरस बनाया जाता है, छिद्र युक्त रहता है पूरा, ठीक है। अब आप भी सोचते हो यार इसमें कपड़े में इतना रेसा क्या बोलते हैं, इतने सारे धागों को बुन करके कपड़े बनाए जाते, कितनी मेहनत लगती है। बात सही है, पर ये किस लिए है? क्योंकि इसमें वेंटिलेशन बना रहा है, हाँ, हवा का आदान प्रदान बना रहा है, इसलिए। तो ये चलिए हम बात आइसोलेटेड। आइसोलेट कैसे कर सकते हैं? आपने बॉटल में ढक्कन बंद कर दिया और उसको कंबल से लपेट दिया या थर्मोकोल के बॉक्स में लपेट बंद कर दिया। अब क्या होगा? पानी तो भरा हुआ है बॉटल में, तो पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा क्योंकि ढक्कन बंद है, और साथ में ऊष्मा का भी आदान प्रदान नहीं होगा क्योंकि थर्मोकोल है, ऊष्मा का कुछ अलग है। इस तरह से वो आइसोलेट हो जाता है। तो वातावरण अगर गर्म भी हो जाएगा तो वो पानी उतना ही ठंडा रहेगा, वातावरण ठंडा भी हो जाएगा तो पानी उतना ही गर्म रहेगा जितना है वो। तो वातावरण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊष्मा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है, इसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम
थर्मस फ्लास्क नॉर्मल उपयोग करते हैं। बेटा 100% आइसोलेटेड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऊष्मा को, जैसे आपके यहाँ जो थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क में पूरा बर्फ़ भर के रख दिए हो आप सोचोगे कि यार मैं 2-3 साल बाद पानी उसको थर्मस फ्लास्क को खोलूँगा तो बर्फ़ वैसे कि वैसे बने रहे, तो पॉसिबल नहीं है ना। या बढ़िया गरम गरम चाय ले जा रहे हो, अब सोचो आज नहीं पीने का मन कर रहा है, आज और भी पीने का मन नहीं कर रहा है, सोच सोच के आपने 5-6 दिन बाद खोले, अब वो पहली बात तो है कि वो ठंडा हो चुका है गर्म से, तो गया कहाँ होगा ऊष्मा, क्योंकि वो 100% थर्मस फ्लास्क नहीं था। ये सब आदर्श थर्मस फ्लास्क बनाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, और 100% बनाना है तो फिर वो बहुत बड़ी व्यवस्था करना पड़ेगा, ऐसा कुछ अलग रखना पड़ेगा जिसमें से बिल्कुल एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो अगर वैसे चाहिए तो वैसे के लिए भी हो जाएगा, तो वैसे के लिए वैसा थर्मस फ्लास्क के फिर उतने खर्चे भी करने पड़ेंगे, आसान थोड़ी है। एक आदमी कितने में थर्मस फ्लास्क खरीदना चाहता है? ज़्यादा 150 रुपया, 500 रुपया, 2000 या 5000 तक। 5 लाख का तो थर्मस फ्लास्क लेके नहीं घूमेगा ना भाई। उतना बेहतर कुछ अलग चाहिए तो उतना बेहतर भी खर्चे भी तो करने पड़ेंगे, फ्री में तो आएगा नहीं प्रकृति में, है ना। या नेचर में वो अगर चीज़ अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं। तो यही एक बात है। कच्चा मकान और पक्का मकान में क्या फ़र्क है बेटा? पक्के मकान जो होते हैं पत्थर से बना होता है, पत्थर ही तो है। जब हम सीमेंट एक तरह का पत्थर है, पत्थर जो है उसे हमने पीस लिया है हाई टेम्परेचर पर, उसको ले जा करके फिर हम पानी मिला करके फिर से वो पत्थर बन जाता है। पत्थर जो है ऊष्मा का चालक होता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एकदम कुछ चालक तो होता नहीं है। तो गर्मी का दिन आता है तो पूरा घर गरम हो जाता है, इधर छुए लक 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 कर लगा था, बोले तो ऐसा भी होता है ना। और ठंडी का दिन आता है, ठंडा है यार क्या करूं, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। तो ये है। तो पक्का मकान जो होता है वो वातानुकूलित नहीं मानते इसलिए, लेकिन ठंडा मकान में आप चाहिए, ठीक है, वो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो क्या होता है कि वो गर्मी जो है गर्म बाहर ही रह जाती है, अंदर नहीं आती, रूम ठंडा का ठंडा रह जाता है। होता है कि नहीं होता? और आजकल थोड़ा सस्ते में आ गए हम लोग, कच्चा मकान में भी ऊपर में टीने का लगा देते हैं छत। पहले जो छत लगता था किसका था? मिट्टी का था, वो भी क्या बोलते खपरा, है ना, वो भी मिट्टी का था। दूसरी बात है उसमें छेद रहते हैं, तो जो भी गर्मी होती है, गर्मी के बारे में पता है ना क्या होता है, जब हीटिंग पड़ती तो एयर गर्म होने के बाद ऊपर की ओर उठता है, तो ऊपर से वो सर्कुलेशन होता रहता था, तो वेंटिलेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अंदर वैसे भी साफ होता रहता था। अब बोले सर वो अच्छा है तो इसको कोई छोड़ दिया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बना सकते ना उसका। चूहे का निदान करने के उसको कुछ नहीं है, चूहा तो अंदर ही अंदर घूमते रहता है, मेरा ही घर है, जहाँ चाहूँ वहाँ छेद करूँ, है ना। वो ऐसे छेद करता है कि ऐसे पढ़ाई कर रहा था, एक ठो मिट्टी ऐसे गिरा, तो ये क्या है, ठीक कोई बात नहीं, कुछ नहीं, इधर चुप। वो सब गिर गया, अरे क्या हो गया यार। तो ऐसा होता था, महान होते थे वो, ठीक है। मिट्टी के मकान में ऐसा होता है ना, चूहे का नहीं देखेगा, प्रकोप नहीं देखेगा चूहे का, भयंकर होता है। लेकिन पक्का मकान में चूहा आके दिखाए, इधर से इधर भागेगा तो वैसे इसमें फिसलता है ना, चल भाग, तो भाग भाग, गलत जगह आ गया भाई, तू कहाँ है, मैं छिप गया हूँ, मेरे को नहीं ढूंढ सकता है। तो वैसे चिल्ला चिल्ला बता, ची ची चिल्लाता है ना, तो ऐसे बोलता है, मैं पकड़ में आ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा मुझे कोई बचाओ, ऐसे चिल्लाता है वो, है ना। तो भाई तू आगे बचा, मरना है क्या, मैं आगे बचाऊंगा, तो ऐसी हालत हो जाती है यहाँ पे, ये हो जाता है। और ऐसे आके पटाख से पकड़ता नहीं तो ऐसे पड़, ऐसा है क्या भाई, उधर से बोलता है बाय, तेरा तो हो गया, जा, क्या कर सकते हो। अब पक्के में ऐसे चढ़ता है ना, कच्चे में वो पता ही नहीं चलता, वो दीवार में भी कूद फाद देता है वो, है नहीं, इतना खतरनाक रहता है। चलो साहब, यही खास बात है उसका, चलो ये है। हाँ, लेकिन आजकल भी हम लोग कच्चे को पक्के को भी कच्चा कर जैसा करते हैं, ये जैसे मैट लगा देते हैं, लगाते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो चिकना अब नहीं भाता लोगों को, अब थोड़ा सा अब वो क्या लगाते हैं, वो लकड़ी का वो लगाते हैं, मतलब वुडन फ्लोर करते हैं। ये फ्लोर करेंगे उसके ऊपर और वो फ्लोर करना पड़ता है, वुडन को डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो
नेचुरल, बॉडी नेचर से बना हुआ है तो नेचुरल ही होना जरूरी होता है, तभी आपको सुकून मिलेगा। चलो आप आगे बढ़ते हैं। विलगित समझ में आया? थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ वो पानी। मैंने वीडियो भेज दिया था आपको पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। अब आपको मैं ये नहीं पूछने वाला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तुम्हारी मर्जी। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता, उसके ऊपर कुचालक आवरण लगे रहते हैं। कितनी बड़ी बेवफा है रे, एक तो चाय तक नहीं पूछती है ना पानी। हम तड़प रहे हैं पानी के बगैर। कुचालक। अब ये जल क्या है? आइसोलेटेड है, विलगित तंत्र है। ठीक, तो अब तीनों बातें पता चल गया। अब मैं आपसे थोड़े फटाफट बात खत्म करूंगा। वृहद निकाय, अगर निकाय की बात करूं तो निकाय दो प्रकार का होगा। यहां पर मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। निकाय ये दो प्रकार का होगा। पहला माइक्रो सिस्टम और दूसरा मैक्रो सिस्टम। माइक्रो सूक्ष्म तंत्र, मैक्रो वृहद तंत्र। ऐसा निकाय जो केवल एक कण से बना हो, या तो वो अणु हो सकता है या परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, इसको कहेंगे माइक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम माइक्रो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम, हम लोग ऊष्मागतिकी की अध्ययन मैक्रो सिस्टम में करते हैं। ठीक है, तो मैक्रो सिस्टम एक्चुअली हम लोग तंत्र के प्रकार पूछते हैं हमारे एग्जाम में, कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर तो ये होना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन हम आंसर में लिखते हैं कि तंत्र जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक्चुअली ये मैक्रो सिस्टम का जवाब दे रहा है। तो मैक्रो सिस्टम जो है यानी वृहद तंत्र जो है वो तीन प्रकार के होते हैं असल में। अब बात करूंगा ये जो तंत्र है उसके गुणों के बारे में बात करते हैं मैक्रो सिस्टम के। हम मैक्रो सिस्टम ही पढ़ते हैं ना ऊष्मागतिकी के अध्ययन में, हम माइक्रो सिस्टम की बात नहीं करते, अणु परमाणु आयन की बात नहीं करेंगे कभी भी। हम जो बात करेंगे किसी पदार्थ के बारे में बात करेंगे। वृहद तंत्र के दो गुण होते हैं, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हिंदी में कहा जाता है गहन गुण या विस्तीर्ण गुण। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को कहा जाता है मात्रात्मक गुण इंटेंसिव प्रॉपर्टीज यानी कि यह प्रकृति पर निर्भर करने वाला गुण है।
पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करने वाला गुण है, मात्रा पर निर्भर करने वाला गुण नहीं है। यानी कि पानी की मात्रा, यानी कोई तंत्र है, वो थोड़ा लो या ज़्यादा लो, वो गुण उतना ही होगा। जैसे उसकी ताप की बात करते हैं या घनत्व की बात करते हैं, तो जैसे घनत्व तो चाहे 1 बूंद पानी लो, चाहे 10 बूंद पानी लो, चाहे 50 बूंद पानी लो, या एक पूरा तालाब भर ले लो या समुद्र भर ले लो, पानी का घनत्व तो हमेशा बराबर रहेगा। तो ये ऐसा गुण जो मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, कम या ज़्यादा होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो गुण होता है, कौन सा गुण? गहन गुण कहलाता है, विस्तीर्ण गुण कहलाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। अब आप सोच रहे हो सर एक ठो नाम बताओ ना, इतना सारे बताते तो कन्फ्यूज़न होता है। जिन लोगों ने इतने सारे नाम बनाए, हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारा नाम घर में चिंटू रख दिए, पिंटू रख दिए, मिंटू रख दिए, वही 2-4 ठो रख दिए, राहुल भी रख दिए, है ना, और साथ में पता चलता है कि किसी और का नाम पसंद आ गया, वो भी नाम रख दिए। घर में दादा से पूछे चिंटू है? नहीं, हमारे घर में कोई नहीं रहता। मम्मी से जाके पूछे कि चिंटू है? हाँ है। तो दादा तो बोले नहीं है, नहीं वो भूनू बोलता है। फिर उसके पापा से जाके पूछे कि चिंटू है? हाँ। फिर जाके पूछे उसकी मम्मी से कि वो तो नहीं है बोल रहा है। उसके पापा बोले नहीं है चिंटू, तो बोले नहीं वो तो राहुल बोलता है। लो, क्या कर लोगे? तो अगर घर में 50 ठो नाम चल रहा है ना, तो 50 आपको याद होना चाहिए। नहीं तो पता चला एक गुरुजी ने निकाय पूछा, दूसरे ने सिस्टम कहा, तीसरे ने कुछ और कहा। गहन गुण कह दिया, विस्तीर्ण गुण कह दिया, है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कह दिया, क्या कर लोगे बताओ? इसलिए हमें वो सारे पर्यायवाची आपको बताने पड़ते हैं। पर्यायवाची मतलब आपके शब्दावली में एक बहुत बड़ा चीज़ होता है कि जानना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को गोली मारो जिन्होंने इतने सारे नाम रखे। ठीक है, हमारा काम है आपको बताना, ठीक है, इसलिए हमको बताना पड़ जाता है नाम। क्या नाम रखोगे? राहुल रख लो, राहुल, क्या फ़र्क पड़ता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, गहन गुण। उसके बाद आता है ऐसा गुण जो मात्रा पर निर्भर करता है, यानी पदार्थ पानी जैसे कम होगा ज़्यादा होगा इस पर निर्भर करेगा। वो है जैसे आयतन है, आयतन जो है वो अधिक अणु में होंगी तो अधिक होगा, और कम अणु में होंगे तो कम होगा। तो ये क्या कहलाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाता है, मात्रात्मक गुण। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है ये, और ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। ये उसके प्रकृति पर निर्भर करता है, ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। बस इतनी समझ में बातें। और इसके क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये द्रव्यमान, ऊर्जा, आयतन, ये सब इस पे है। ऊष्मागतिकी के नियम के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा, आप सब इसके याद करके आएंगे कल तक, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है ऊष्मा को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, केवल उनका रूपांतरण ही संभव है। इसलिए उसको ऊष्मागतिकी का संरक्षण नियम, ऊष्मा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ये तो सबको याद है। द्वितीय नियम कहता है कि ऊष्मा हमेशा कम ऊर्जा वाले तंत्र से अधिक ऊर्जा वाले तंत्र की ओर स्थानांतरित होती है। यानी कि कोई भी घटना होगा तो अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा की तरफ होगा। जैसे आप काम करोगे, आपके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, तब आप काम करोगे तो आपकी एनर्जी कम होती रहेगी, ठीक है। लेकिन आपके पास एनर्जी ही कम है तो आप काम करोगे तो बढ़ नहीं जाएगा, समझ रहे हो। तो कोई भी प्रक्रम हो अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा की ओर होगा। यानी कार में एनर्जी जितनी ही पेट्रोल भरा हुआ है उतना ही रहेगा, लेकिन जब कार चलेगी तो वो कभी भी पेट्रोल बढ़ नहीं जाएगा। या फिर ऐसा नहीं है कि आपका कार चला तो बहुत दूर चले गए बढ़िया मस्त, और पेट्रोल जला करके फिर 100 किलोमीटर चले और अगले 100 किलोमीटर की तुम्हारी गाड़ी चार्ज भी हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। आप ये बोलोगे सर हम इसमें बैटरी लगा दें चार्ज होता रहे तो ठीक है, पर ऐसा ये नहीं हुआ कि उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी की माइलेज डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि वो 150 किलोमीटर भी चल जाएगा। अगर 100 किलोमीटर चलने के लिए पेट्रोल था तो 100 किलोमीटर चलेगा, चाहे वो दोनों मिलाकर चलाओ। यानी 50 तक वो क्या करेगा, वो गाड़ी चलेगी पेट्रोल में, अगले 50 के लिए उन्होंने उसको रिचार्ज कर दिया है बैटरी को, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। हाँ, अब ढालू सतह पे चल रहे हो तो उस टाइम पर आपने पेट्रोल बंद करके सिर्फ चार्जिंग में चला दिए तो अलग बात है।
बहुत सारी बातें यही सीखना है यहाँ पे। तो क्या हुआ, ऊष्मागति की प्रक्रिया में क्या होता है, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा वाले निकाय की ओर ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उच्च से निम्न की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तृतीय नियम कहता है कि किसी भी पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है। ये 3 बातें याद करके आना, कल पूछूंगा मैं। ओके, थैंक यू।